हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम इंटरव्यू पढ़ने वाले हैं एक नए सुपर ट्रेडर का जिनका नाम है गैरी बिलफील्ड। तो जैक स्वेगर स्टार्ट करते हुए कुछ ऐसे बताते हैं कि कुछ सालों से, कुछ समय से वो एक बहुत ही बड़े फर्म जिसका नाम है BLH, इसके बारे में सुन रहे थे कि ये दुनिया की बहुत बड़ी ऐसी फर्म है जो फ्यूचर्स मार्केट में, स्पेशली टी बॉन्ड मार्केट में बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है इसका। तो जब मैं तो ये सोच के, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन है तो मेरे को सोच के क्या लगेगा कि बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स, दुनिया के बहुत अच्छे ट्रेडर्स इस फंड को मैनेज करते होंगे, इस फंड हाउस को। बट सरप्राइजिंगली जब मैंने रिसर्च किया और रिसर्च में मैंने ये पता किया कि ये जो इतना बड़ा फंड है BLH, इसको एक ही इंडिविजुअल मैनेज कर रहा है जिसका नाम है गैरी बिलफील्ड। तो आखिर कौन है गैरी बिलफील्ड? कहाँ से उनके पास इतना बड़ा कैपिटल आया कि वो इतने बड़े राइवल मार्केट, टी बॉन्ड मार्केट में इतने बड़े ट्रेडर बनकर निकल गया है? तो एक्चुअली इनकी शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से हुई थी। वो बताते हैं कि 25 साल पहले जब इनकी शुरुआत हुई थी तो उनका स्टार्टिंग कैपिटल था $1000, और $1000 के साथ क्योंकि इनके पास बहुत कम कैपिटल था तो उस वक्त ये कम्युनिटी मार्केट, जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, ये सब में ट्रेड किया करते थे, वो भी सिंगल लॉट के साथ। तो एक सिंगल लॉट से ट्रेड करने वाला ट्रेडर इन कुछ सालों में कैसे इतना बड़ा ट्रेडर बन गया, ये उनकी जर्नी को अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो आखिर उन्होंने इतना ज़्यादा सक्सेस पाया कैसे? तो फिर गैरी बिलफील्ड के बारे में बताते हैं स्वेगर जी कि ये जो है, उनका एक मानना था कि ये डाइवर्सिफिकेशन पे बिलीव नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि इंसान को किसी एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ना चाहिए एंड उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करनी चाहिए। तो गैरी बिलफील्ड ने भी अपना एक एरिया चुना था, वो था एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में ट्रेड करने का। तो जनरली ये कॉर्न पे स्टार्टिंग में किया करते थे, देन सोयाबीन मार्केट में। तो ये सब मार्केट में इन्होंने अपना एक्सपर्टीज़ हासिल कर लिया था। इनके पास, गैरी बिलफील्ड का एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि वो फुल टाइम ट्रेडर बनकर ही काम करें, लेकिन क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग में कैपिटल बहुत ही कम था, जिसकी वजह से ये उनका जो सपना था कि फुल टाइम ट्रेडर बने, वो स्टार्टिंग में पूरा नहीं हो पाया था और वो एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर ही काम किया करते थे। ईयर 1965 की बात बता रहे हैं कि गैरी बिलफील्ड, जिन्होंने अपना $1000 से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया था, उन्होंने 1965 आते आते तक अपने कैपिटल को $10,000 तक इंक्रीज कर लिया था। एंड इसी समय पर वो कहीं ना कहीं सोयाबीन्स के मार्केट को एनालाइज कर रहे थे और अपने फंडामेंटल स्टडीज़ और जितने भी एनालिसिस है उसके थ्रू उनको एक चीज़ समझ आया, कि इंडिकेशन समझ आया कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव आने वाला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आने वाला है सोयाबीन मार्केट में। ये सोच के उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाईली लिवरेज लेकर, जो उनके पास 10,000 का कैपिटल था उसमें बहुत ज़्यादा लिवरेज लेकर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे लॉन्ग पोजीशंस बना लिया था। वो बताते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही रिस्की ट्रेड था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डेस्परेट था अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए कि मैंने ये रिस्क लिया। ये रिस्क इतना बड़ा था कि मैंने जिस प्राइस पर बाय किया था, अगर वहाँ से वो 10% नीचे आता ना तो मेरा पूरा कैपिटल ज़ीरो हो सकता था। बट लकीली कुछ टाइम के बाद, मेरे ट्रेड लेने के कुछ टाइम के बाद ही इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, जिसकी वजह से मैंने अपने कैपिटल को, जब मैंने एग्जिट किया तो ऑलमोस्ट डबल कर लिया था सिंगल ट्रेड के जरिए। और बिलफील्ड ने इसी प्रकार की कंसिस्टेंसी के थ्रू अपने अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया समय के साथ। वो बताते हैं अर्ली 1980s की बात है कि जब गैरी बिलफील्ड बहुत ज़्यादा बड़े साइजेस में, बहुत ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किया करते थे, उस वक्त ये जो कम्युनिटी मार्केट था उसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करने पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो इस वक्त गैरी बिलफील्ड ने कोई नया रास्ता ढूंढने का ट्राई किया, तो उनको एक नया रास्ता मिला, वो था टी बॉन्ड मार्केट का। टी बॉन्ड फ्यूचर्स मार्केट को उन्होंने तलाशा, और इसलिए क्योंकि उसमें उस टाइम कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, कितने भी वॉल्यूम में अपन ट्रेड कर सकते थे। हालांकि बाद में उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लग गया, लेकिन उस वक्त पर नहीं था। तो जब ये कम्युनिटी मार्केट, सोयाबीन मार्केट में फॉल आ रहा था, उस वक्त डायरेक्टली अराउंड द ईयर 1983 वो सोयाबीन से स्विच करके टी बॉन्ड मार्केट में चले गए। एंड जब टी बॉन्ड मार्केट में जब वो एंटर किए उस वक्त पर, तो कहीं ना कहीं उनका मानना है कि उस वक्त बेस बन रहा था, एक लो में बेस फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब कि लो बना रहा था। एंड वहाँ से उनको ऐसा फील हुआ उनके एनालिसिस के थ्रू कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है टी बॉन्ड मार्केट। एंड उनके पास जितने भी कैपिटल यहाँ से वो जनरेट किए थे कम्युनिटी मार्केट से, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में उन्होंने अपना लॉन्ग साइड में पोजीशंस बिल्ड कर लिया। एंड देखते ही देखते कुछ सालों में, लगभग 1985 के आते आते उनका जो ये अप रैली था वो बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट कर गया अप साइड में, एंड इनको बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स यहाँ पर हुए। वो बताते हैं कि उनके ज़िंदगी में जितने बड़े प्रॉफिट्स हुए ना, उनमें से ये वाला जो पर्टिकुलर प्रॉफिट हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1986 तक बहुत ही अप
रैली इनको मिला था एंड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया था डिमॉन्ड मार्केट में। तो इन शॉर्ट हम आज इंटरव्यू जानने वाले हैं एक ऐसे ट्रेडर का जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एक सिंगल लॉट से एंड बाद में कुछ सालों के बाद वो इतने बड़े ट्रेडर बन गए कि वो टी बॉन्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाले इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने लगे थे सिंगल हैंडली। बिलफील्ड इतने बड़े ट्रेडर तो थे लेकिन उनका एक दूसरा इमेज भी था कि वो दुनिया की नज़र में तो बहुत बड़े ट्रेडर थे जो हाई वॉल्यूम में ट्रेड करते थे, बट उनका जो दूसरा फेस था वो ये था कि वो आज भी क्योंकि अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसकी वजह से वो पूरा ट्रेडिंग अपने गांव से ही किया करते थे, अपने गांव में घर से ही परिवार के साथ रहकर किया करते थे। वो कभी भी शिकागो एक्सचेंज में आए नहीं, सिटी में आए नहीं एंड अपने गांव से ही सब चीज़ किया करते थे। तो मैं जब इंटरव्यू लेने के लिए उनके गाँव में गया तो बहुत ही आलीशान बंगला था जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए थे, थॉट्स लगे हुए थे, कोट्स लगे हुए थे। तो इस प्रकार से मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एंड अभी तक मैंने जितने भी लोगों का इंटरव्यू लिया है उनमें से गैरी बिलफील्ड का इंटरव्यू लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी हैं, बहुत ही कम बात करने वाले हैं एंड बहुत ही शाय नेचर के हैं और ज़्यादा चीज़ ओपन करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से मुझे उनसे सवालों के उत्तर लेने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त होती है, ऐसा जैक स्वैगर बता रहे हैं। और वो एक चीज़ ऐसा भी बता रहे हैं कि कई बार ऐसा था कि मैं कुछ सवाल करता था और वो जो उत्तर देते थे ना उनकी लंबाई मेरे सवाल की लंबाई से भी छोटी होती थी। तो जब मैंने इंटरव्यू कंप्लीट किया उसके बाद जब मैं बुक लिख रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इस इंटरव्यू को मुझे हटा देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू तो हो नहीं पाया है, ये सोच के मैं हटाने की फिराक में था। लेकिन फिर सोचा नहीं, दुनिया के इतने बड़े ट्रेडर हैं टी बॉन्ड मार्केट के, ऑलमोस्ट सबसे बड़े ट्रेडर थे उस टाइम के, तो मैं और उनकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, कितने से एकदम स्टार्टिंग छोटे लेवल से स्टार्ट करके इतने बड़े लेवल पर आए हैं, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। ये सोच के उन्होंने इनके इंटरव्यू को भी इस बुक में ऐड किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के डायरेक्टली इनकी 1-to-1 क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू को हम जानते हैं। तो ये थी इनकी जर्नी गैरी बिलफील्ड की। आइए उनके क्वेश्चन को जानते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन स्वैगर इज आस्किंग, जो पूछ रहे हैं गैरी बिलफील्ड से, वो है कि आपका जो मार्केट है उसको एनालाइज करने का आपका तरीका क्या है, किस प्रकार से आप एनालाइज करते हैं। गैरी बिलफील्ड ने बताया कि मैं जनरली बहुत ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस पे रिलाय करता हूँ। मैं फंडामेंटल्स को पढ़ने की कोशिश करता हूँ किसी मार्केट की, लेकिन फंडामेंटल्स ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे से हम नहीं पढ़ सकते एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती है, जिसकी वजह से मेरे को दूसरी चीज़ों का भी सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है। स्वैगर ने पूछा दूसरी चीज़ का मतलब टेक्निकल एनालिसिस है। गैरी बिलफील्ड ने बोला यस, टेक्निकल एनालिसिस है। मेरे पास एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है जिसको मैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ कंबाइन करके यूज़ करता हूँ। क्या आप ये आपके पास जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है उसको कंसिस्टेंटली हर टाइम यूज़ करते हैं। गैरी बिलफील्ड ने बोला नहीं, हर टाइम नहीं, इन द सेंस जब मैं किसी ट्रेड में एंट्री लिया होता हूँ और जब मुझे एग्जिट करना होता है तो एग्जिट करने के वक्त मैं हमेशा इस ट्रेंड मेरा जो सिस्टम है उसके इंडिकेशन को फॉलो करता हूँ। आप कोई सा एग्जाम्पल रिकॉल कर सकते हैं जहाँ पर आपने ये अपना ट्रेंड वाला फॉलोइंग सिस्टम इस्तेमाल किया था। हाँ, 1988 की शुरुआत की बात है। मैं बॉन्ड मार्केट में कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशंस बनाकर बैठा हुआ था क्योंकि मेरा उस टाइम माना था कि जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है एंड इस वजह से मैंने बॉन्ड मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ था एंड कुछ टाइम तक तो सब चीज़ सही चल रहा था, टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव होने वाला था, बट अचानक से मार्च आते आते वो जो मेरा पोजीशन था ना वो ऑलमोस्ट रिवर्स करने लगा एंड वहाँ से एक शार्प फॉल आ गया उस वक्त। तो मेरे को लगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो फिर मेरा जो ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम था, मेरा जो ट्रेंड एग्जिट करने वाला सिस्टम था, उसने मेरे को इंडिकेशन दिया कि आप रॉन्ग साबित हो गए, आपको निकल जाना चाहिए। इस प्रकार से मेरे को उस वाले मोमेंट पर इसने हेल्प किया था। तो आखिर क्या रॉन्ग हुआ था उस पर्टिकुलर ट्रेड में, स्वैगर ने पूछा। गैरी बोले कि मुझे ऐसा फील हुआ था कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीकर है इस मोमेंट पर एंड जिसकी वजह से बॉन्ड मार्केट थोड़ा अप जाने के चांसेस हैं एंड इकोनॉमी वीकर के साथ साथ जो 1987 अक्टूबर में फॉल आया हुआ था एंड उसका फियर अभी तक गया नहीं है, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं वहाँ पर रॉन्ग साबित हो चुका था। इकोनॉमी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा, एंड बाय द टाइम 1988 आया तब तक की सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा सेटल हो चुकी थी एंड इकोनॉमी ऊपर जाने लगी एंड बॉन्ड मार्केट वापस से नीचे आने लगा था उस मोमेंट पर। आपका क्या विचार है ट्रेंड फ्लोइंग सिस्टम को लेकर, स्वैगर ने पूछा। गैरी बोले कि अगर कोई आदमी स्टार्ट कर रहा है अपना ट्रेडिंग में तो उसके लिए ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। उनका ये बताना है कि अगर कोई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में काम करता है ना स्टार्टिंग में, तो उनको एक चीज़ तो सीखने को ज़रूर मिलेगी कि किस प्रकार से अपने प्रॉफिट्स को लंबे करना है हमको, और कब जब हम रॉन्ग हो जाते हैं तो हमको अपने पोजिशंस को कट करना है। ये चीज़ उनको ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को यूज़ करके फ़ायदा मिलने वाला है।
हाँ, स्टार्टिंग में भले वो टेम्परेरी लेवल पर भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक चीज़ तो समझ आएगी कि किस प्रकार से ऑड्स को हमको अपने फेवर में लाना होता है एंड बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर करना होता है। इस सिस्टम को फॉलो करके उनको ये फ़ायदा हो सकता है। इस पर क्या विचार है कि कुछ सिस्टम पब्लिक को भी बेचे जाते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम्स, इस पर आपके क्या विचार हैं? गैरी बेलफील्ड ने बोला कि एक्चुअली जो सिस्टम्स बेचे जाते हैं पब्लिक को ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट करते हैं। एंड अगर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट करें, इसका मतलब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेगा, एंड जितने ज़्यादा वो ट्रेड्स लेता है ना, उसके कारण उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड इवेंचुअली ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स करने पड़ते हैं ताकि वो अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी रिकवर कर सकें। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर कोई सिस्टम ज़्यादा हमारे लिए एंट्रीज ट्रिगर कर रहा है, अगर दे रहा है एंट्रीज का सिग्नल दे रहा है, तो ये चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट है। स्वैगर ने पूछा जिस किसी भी पर्सन का एक ट्रेडिंग हैबिट होता है, उसके साथ अगर वो ट्रेंड सिस्टम को फॉलो करे तो इस पर आपके क्या विचार हैं? गैरी बेलफील्ड ने बोला कि देखिए, उनका मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई से पर्टिकुलर ट्रेडर है, उनका एक पर्टिकुलर कुछ सिस्टम होगा एंड उनका कुछ ओन जजमेंट होगा, तो हाफ ऑफ द क्वांटिटी को उनको ये जो भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम होता है उसके थ्रू ट्रेड करना चाहिए एंड हाफ क्वांटिटी को खुद के जजमेंट से उनको ट्रेड करना चाहिए। क्या यही तरीका है जिससे आप ट्रेड करते हैं? गैरी बेलफील्ड बोले कि जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त पर मैं ज़्यादातर सिस्टम्स पे ज़्यादा रिलाई करता था, ये सब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम पर, लेकिन आज के टाइम पे मैं खुद के जजमेंट पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या आपका जो खुद का जजमेंट है वो ज़्यादा रिलायबल है या फिर वो जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करने नहीं लगा है? गैरी बेलफील्ड बताया कि एक्चुअली जब मैं पहले ट्रेड किया करता था उस वक्त तो सब सिस्टम काफ़ी अच्छे से काम करते थे, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग उस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं एंड क्योंकि ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज़ें उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं खुद के जजमेंट पे ज़्यादा आज के टाइम पे फोकस्ड हूँ। आप टी बॉन्ड मार्केट पर ट्रेड करते हैं तो क्या वो मेजर फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिसको आप देखते हैं वहाँ पर एनालाइज करने के लिए? इकोनॉमी ही सबसे बड़ा सिंगल फैक्टर है, फंडामेंटल फैक्टर, जिसको मैं देखता हूँ टी बॉन्ड मार्केट एनालाइज करने के लिए। और जो बाकी अदर 4 फैक्टर्स हैं जिसको मैं देखता हूँ वो है इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशंस कि क्या इन्फ्लेशन हो सकता है, डॉलर में क्या चल रहा है, डॉलर के प्राइजेस में, ट्रेड बैलेंस क्या चल रहा है अभी, और बजट में डेफिसिट कितना है। ये 4 फैक्टर्स को मैं कंबाइन करता हूँ इकोनॉमी को देखने के साथ साथ, उससे मेरे को टी बॉन्ड मार्केट का कम्प्लीटली अंदाज़ा लग जाता है। आपको बॉन्ड मार्केट में, आपको इस मार्केट में एक्चुअली पिछले 25 साल से आप हैं, तो इतने तो बहुत सारे ट्रेडर्स रह भी नहीं पाते, इतनी लंबी जर्नी होती है लोगों की, तो आपकी इतने लंबे करियर में कुछ ऐसा ड्रामेटिक ट्रेड्स आया होगा ना, कौन सा आया है तो बताइए प्लीज़। गैरी बेलफील्ड ने बोला कि हाँ, ऐसे ड्रामेटिक ट्रेड्स तो बहुत सारे आए हैं मेरे ट्रेडिंग करियर में, बट जो सबसे अच्छा मुझे फील होता है वो है 1983 और 84 के बॉन्ड मार्केट में जो हुआ था, कि उस वक्त मैंने जो पोजीशंस बनाए थे ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक थे। मैंने जो भी एंट्री लिया था, कितने प्राइस पर आपने उस टाइम पर एंट्री किया था, उस बॉटम को कैच किया था, वो बता देंगे। मैंने उस बॉटम को कैच किया था, उस टाइम प्राइस चल रहा था अराउंड 63-66 के आसपास, मैंने कैच किया था बॉन्ड मार्केट के प्राइस को। जनरली आप कितना रिस्क लेते हैं टी बॉन्ड मार्केट में? गैरी बेलफील्ड ने बताया कि जनरली मैं 1 से 1.5 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ। आपको समझाने के लिए, टी बॉन्ड मार्केट में 1 पॉइंट का मतलब होता है 32 टिक्स एंड एक पॉइंट का मतलब होता है एक लॉट में, एक टी बॉन्ड के कॉन्ट्रैक्ट के लॉट में $1000 है ना। तो इस प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्ट में $1000 का रिस्क, वो 1 से $1500 का रिस्क लिया करते थे एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आपने किसी पर्टिकुलर प्राइस पर ट्राई किया है एंट्री करने का एंड अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं? एग्जिट कर जाते हैं, दूसरी जगह ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी। यस, यही करता हूँ। अगर गलत साबित हो गया तो तुरंत एग्जिट करके नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने का ट्राई करता हूँ। क्या आपको अपना कुछ ऐसा ट्रेड याद है कि जहाँ पर आप ऐसे टाइम पर एंट्री मार लिए थे कि जिसके बाद आपको एग्जिट करने की ज़रूरत आसानी से पड़ी नहीं थी? हाँ, मुझे याद है। वो बता रहे हैं कि 1984 मई की बात है। उस वक्त इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हलचल हो चुकी थी। एक ऐसा टाइम था 1974 से वो बैंकिंग सेक्टर में थे कि उनको 3 साल के भी कहीं लोन वगैरह नहीं मिलते थे, 13% इंटरेस्ट रेट में हो रही। तो ऐसे इस टाइम पर एक 1984 के टाइम पर एक टाइम आ गया था कि कंट्री में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था, अराउंड 20% का। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और रिसेशन वगैरह भी आने लगा था। इस पर्टिकुलर मोमेंट में उनको ऐसा फील हुआ और उनको लगा कि यही वो टाइम है जब इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है। तो उनको लगा कि टी बॉन्ड मार्केट में भाई एक अपॉर्चुनिटी है अपसाइड में बैठने का। तो इस प्रकार से उन्होंने टी बॉन्ड मार्केट में काफ़ी सारे लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट किया था।
और इसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा बड़े प्रॉफिट जनरेट हुए थे और वो बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़े प्रॉफिट उसको इसी टाइम पर मिले हुए थे। एक अच्छे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गुण क्या है आपके हिसाब से? गैरी बेलफिल्ड बताता है कि गुण यही है कि भाई अगर आपका कोई अच्छा ट्रेड आपने ले लिया है ना, तो उसमें बैठे रहो लंबे टाइम तक, और अगर कोई सा गलत ट्रेड है तुरंत एग्जिट करो। ये एक गुण है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। आप किस प्रकार से ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि अगर कोई सा विनिंग ट्रेड है उसको लंबे समय तक उसको पकड़ के रखें, और कोई सा अगर रॉन्ग ट्रेड है उसको तुरंत एग्जिट करें? इसका मतलब अगर कोई सा प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो आप किस प्रकार से खुद को रोकते हैं कि जल्दी से प्रॉफिट को बुक करें? गैरी बेलफिल्ड ने बताया कि इसके लिए तो हमको जब हम कभी भी एंट्री करते हैं उस वक्त ये सब चीज़ों को हमको अपने को प्लान करके रखना है कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारी कुछ सोच होनी चाहिए, उसके बाद ही हम ये सब चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो बता रहे हैं क्योंकि अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं है कि इतना प्रॉफिट या इतने लेवल तक मैं इसको जाते हुए देख रहा हूँ, ये चीज़ हमारे पास पहले से प्लान्ड नहीं है, तो क्या हुआ कि मार्केट में बहुत सारे बीच में न्यूज़ेस आते हैं एंड उस न्यूज़ के कारण हम आधे बीच में ही एग्जिट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक है थॉट्स हैं पहले से, तो हम ये चीज़ अवॉइड नहीं करेंगे। लेकिन अगर थॉट्स नहीं हैं जिन लोगों के पास, तो उनके पास एक अल्टरनेट आइडिया ये हो सकता है कि वो एक ऐसा ट्रेंड सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं जो उसको इंडिकेशन दे कि हाँ अब ये ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, अब हमको यहाँ से एग्जिट करने की ज़रूरत है। और अगर कोई एकदम ज़्यादा एक्यूरेसी चाहता है तो उसको इन दोनों को कंबाइन करना चाहिए, ट्रेंड इंडिकेशंस को भी एंड सेकंड उनके खुद के ओन जजमेंट को भी। ये ऐसा करके वो अपने प्रॉफिट्स को, विनिंग ट्रेड्स को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। गैरी बेलफिल्ड बता रहे हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ही कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग लूज़ करते हैं, और ओवर ट्रेडिंग वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमको हर एक ट्रेड में सही होने की ज़रूरत है, एंड लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक ट्रेड में हम सही नहीं हो सकते। इस सोच को हटाना है, ओवर ट्रेडिंग को कम करना है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर के क्या वो गुण हैं आपके हिसाब से? सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है डिसिप्लिन। ये बात तो हम हर किसी से सुने होंगे, हमको डिसिप्लिन के साथ रहना है मार्केट में। सेकेंड वन इज़ पेशेंस। अगर कोई सा पर्टिकुलर ट्रेड है जिसमें हम राइट हो चुके हैं तो हमको पेशेंस के साथ उसको होल्ड करना है। थर्ड इज़ हमारे पास हिम्मत होनी चाहिए कि हम मार्केट में जाएं और ट्रेड लें। फोर्थ इंपॉर्टेंट गुण है हमारे अंदर, अगर हमको लॉसेस हो रहे हैं ना, उसको एक्सेप्ट करने का हमारे अंदर दम होना चाहिए, हमारे अंदर माजदा होना चाहिए कि हाँ हम रॉन्ग साबित हो गए हैं, हमको इतना लॉसेस दो और हम जा रहे हैं। एंड पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत ज़्यादा जोर की हमारे अंदर भूख होनी चाहिए जीतने की एंड मंजिल पाने की। तो ये 5 फैक्टर है। पहला डिसिप्लिन बोले, सेकंड पेशेंस है, तीसरा हमको ट्रेड करने के लिए हमारे अंदर करेज चाहिए, चौथा अगर हार रहे हैं तो हार को एक्सेप्ट करने का माजदा चाहिए, पांचवा हमको अंदर एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं जीत सकता हूँ, मैं जीतने आया हूँ। अगर ये 5 ट्रेड है किसी आदमी में तो सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। बाकी 4 पॉइंट तो फेयरली इजी थे। वो जो आपने बोला कि अनविलिंगनेस टू लूज़, मतलब कि जीतने की, हारने की होना चाहिए हमारे अंदर, एक्सेप्ट करने की, उसका मतलब क्या है? गैरी बेलफिल्ड बता रहे हैं कि मतलब यही है कि अगर हमको लॉसेस हो जाते हैं कभी, ठीक है, तो हमको रिग्रेट नहीं करना, उसको समझना कि हाँ हम यहाँ रॉन्ग साबित हो गए, हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, सोच के उस पर्टिकुलर ट्रेड को क्लोज करके हमको नेक्स्ट में जाना चाहिए। जनरली मैंने लोगों को देखा कि अगर उनको लॉस हो जाता है ना, उस पर्टिकुलर ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उस दुख दर्द में डूब जाते हैं कि यार मेरे को नुकसान हो गया यहाँ पर, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आपने एक इंपॉर्टेंट गुण बताया, करेज होना चाहिए मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, थोड़ा इलोबरेट कर सकते हैं? देखिए एग्जांपल देते हुए बता रहे हैं कि मान लीजिए आप कहीं पर एक ये वाला है, रेसलिंग वाला कंपटीशन चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, दो एक रेसलर हैं, मतलब एक दूसरे को पुश करना है यहाँ पर, ठीक है। एक पर्टिकुलर है जो 280 पाउंड का एक आदमी है, दूसरा 170 पाउंड का, ठीक है, इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। तो भाई ये जो 170 वाला है ना, उसके अंदर इतना दम होना चाहिए, उसके अंदर इतना करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि वो कम से कम जाए तो सही इससे लड़ने के लिए, वरना वो 280 वाले को देखकर ही पहले भाग जाएगा, तो वो कैसे जीत पाएगा लड़ाई को। एक बार वो चला गया उसके पास, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। सिमिलरली अगर वो बता रहे हैं मान लीजिए डॉलर प्राइस अब जा रहा है, ठीक है, और येन अभी उतना ऊपर नहीं जा पाया, तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप येन में बुलिश पोजीशन बना सको, ये सोच के कि हाँ यार डॉलर ऊपर गया तो येन भी ऊपर जा सकता है। आपके अंदर इतना दम होना चाहिए। ये चीज़ समझाने की करेज होना इंपॉर्टेंट है मार्केट में एंट्रीज एंड एग्जिट्स लेने के लिए एंड ट्रेड करने के लिए। आप सक्सेस को किस प्रकार से जज करते हैं? सक्सेस जजमेंट सभी के लिए अलग होता है, सब लोग इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है। मान लीजिए कोई टीचर है तो वो इस चीज़ से जज करेगा अपने सक्सेस को, कितना अच्छा अपने स्टूडेंट को पढ़ा पाया, सिखा पाया, है ना। अगर उसके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स अपने ज़िंदगी में अच्छा कर पाते हैं तो वो मानेगा कि वो सक्सेसफुल है। कुछ लोग अगर ट्रेडर है, ट्रेडर का अगर हम सक्सेस देखें तो वो इससे जजमेंट होगा कि उसका विन और लूसेस कितना है, ठीक है, कितना जीत रहा है कितना हार है, उसे समझ आता है कि वो कितना सक्सेसफुल है।
स्वैगर ने बोले कि मैं आपका पर्सनल आपके लिए क्या है सक्सेस का मतलब, मैं ये जानना चाहता हूँ। गैरी बेलफील्ड बोले कि मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, अगर मैं वेल्थ जनरेट कर पाता हूँ, तो मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं गरीब लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरा एक विज़न है कि मैं अपने गाँव की दशा बदल दूँ। अगर मैं वो चीज़ कर पाता हूँ, जब कर लूँगा तब मैं खुद को सक्सेसफुल मानूंगा। और इसको करने के लिए एक्चुअली मैंने एक फाउंडेशन भी बनाया है अपने गांव में, जहाँ पर मैं कुछ कम्युनिटी को हेल्प करता हूँ एंड इसको मैं अपनी सक्सेस मानता हूँ। ये फाउंडेशन किस टाइप का है? ऐसा फाउंड जहाँ पर आपका थोड़ा बहुत हेल्प है वेल्थ वाइज, और क्या है, किस टाइप का फाउंडेशन है? एक ऐसा फाउंडेशन जिसको हम टोटली मैनेज करते हैं, मैं और मेरी वाइफ, जिसमें कम्प्लीटली कैपिटल हम लगाते हैं और उसको मैनेज भी हम करते हैं कि कैसे क्या करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, कौन से काम करवाना है कम्युनिटी के लिए, सब चीज़ हम ही फोकस करते हैं उस फाउंडेशन पे। कब आपने इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी? बता रहे हैं कि अर्ली 1985 में मैंने इसकी शुरुआत की थी, बट एक्चुअली ये जो करना था मेरे को, है ना, इसके विचार और थॉट्स जो थे मेरे अंदर बहुत पहले से 1970 के आसपास से मैंने सोच लिया था कि मेरे को फाउंडेशन बनाना है, अपने गांव के लिए कुछ करना है, कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है। आप इसको एक लॉन्ग टर्म गोल की तरह देखते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में भी हेल्प हुई है? यस, मैं बिल्कुल सोचता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा से एक गोल था कि मेरे को ज़्यादा पैसे जनरेट करने हैं एंड इस फाउंडेशन को बनाना है, तो कहीं ना कहीं एक मेरा मोटिवेशन फैक्टर था ये। एक नए बिगनर ट्रेडर के लिए जो शुरू कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप क्या देना चाहेंगे? एक इंपॉर्टेंट लेसन यही है, गैरी बेलफील्ड ने बोला कि यार जब आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आप बाकी लोगों से इतना पीछे मत चले जाइए, इतना पिछड़ मत जाइए कि वापस आने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। कहने का मतलब ये है कि जब स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना कैपिटल जो है ना बहुत छोटा रखना चाहिए। हमको इतने बड़े लॉसेस उस टाइम नहीं करने हैं कि हम उसे रिकवर ही ना कर पाएँ। स्टार्टिंग में कैपिटल छोटे होंगे, रिस्क हमको कम लेना है। ये चीज़ स्टार्टिंग में लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। रिस्क तभी लेना चाहिए जब हम रिस्क को संभालने के कैपेबल हों। स्टार्टिंग में इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही लोगों से बहुत ज़्यादा पिछड़ गए ना, तो वापस आपको ज्वाइन कर पाना उस रास्ते को, आपके पास इतनी हिम्मत ही नहीं बचेगी। स्वैगर बता रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बीच में इंटरव्यू के दौरान ऐसे कई सारे पॉइंट्स आए जहाँ पर उन्होंने मुझे अपना टेप रिकॉर्डर को बंद करने के लिए बोला। मैं कुछ अगर क्वेश्चंस पूछता था तो यहाँ पर भी मैंने कसिनो और ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बोला था, उसमें उन्होंने मुझे बोला टेप रिकॉर्डर बंद करो, फिर मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं उन्होंने कन्विंस किया नहीं यार इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर हमने ये क्वेश्चन का आंसर लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि जो पोकर होता है और ट्रेडिंग होता है, इन दोनों की क्या एनालॉजी, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, आपका क्या मानना है? गैरी बेलफील्ड ने बताया कि मैं बचपन से पोकर एक्चुअली खेला हूँ मेरे डैडी के साथ, मैं इसके बारे में अच्छे से जानता था। तो एक्चुअली होता क्या है पोकर में, क्या होता है कि अगर हमको कुछ हैंड्स बना रहे हैं, ठीक है, मैं नॉर्मल अपने को नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ हिंदी में, कि अगर हम कोई ताश खेल रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा ताश खेल रहे हैं जिसमें हमको जोड़ी बनानी है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पास जो भी कार्ड्स रखे हुए हैं उनको देखते हैं, और जब वहाँ हमको सामने लोग कार्ड्स अपने फेंक रहे होते हैं और जो गड्डी में कार्ड्स रखे हुए होते हैं, हम वहाँ से एक देखते हैं, हम अपने पास जो कार्ड्स हैं उससे मिलाते हैं, अगर हमको लगता है कि हाँ इसकी ज़रूरत है तब हम लेते हैं, वरना क्या करते हैं उसको वापस फेंक देते हैं। कोई और अगला कार्ड्स फेंक रहा है, हाँ, क्या हमको तुरंत उठा लेते हैं? हम नहीं उठाते हैं। हम पहले चेक करते हैं कि क्या मेरे को सच में ज़रूरत है, और मेरे पास जो कार्ड्स रखे हुए हैं, हैंड्स जो हैं, क्या हैंड्स बनेंगे यहाँ पर? अगर नहीं बनते हैं तो हम जनरली नहीं उठाते हैं, राइट, हम उसको नहीं उठाते हैं। यही चीज़ गैरी बेलफील्ड बता रहे हैं कि भाई जब हम पोकर में इंतज़ार करते हैं पेशेंस के साथ कि एक राइट कार्ड आए जिससे कि मेरे को एक अच्छा हैंड्स बने, तो हम ट्रेडिंग में हम क्यों ये चीज़ अप्लाई नहीं करते? हमको ट्रेडिंग में भी सेम काइंड ऑफ पेशेंस चाहिए। हमको पिक करना है कि कब हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, तब मेरे को जब सारे चेकलिस्ट फुलफिल होंगे उसके बाद ही मैं उस पर्टिकुलर ट्रेड को लूँगा और अपने पोजीशंस में डालूंगा। जब तक कि मेरे को फेवरेबल नहीं लग रहा है ना, उसको हमको ताश के पत्ते की तरह छोड़ देना है, भले लोग फेंकें उसको, हमको छोड़ देना है। इवन हम गड्डी से उठाए अगर मैच नहीं कर रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमको उसको छोड़ देना है। हमको तभी पिक करना है जब हमको लगे कि हाँ मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पर मीट होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने पोकर और ट्रेडिंग का वो बताया था, रिलेशन बताया था। काफ़ी ज़्यादा स्वैगर बता रहे हैं कि ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा सुनने में बहुत अच्छी लगी थी कि कितना शानदार एक्सप्लेनेशन है। जब हम पोकर में इतना ज़्यादा एनालाइज करते हैं पोजीशंस बनाने के लिए, तो हम ट्रेडिंग में क्यों नहीं कर सकते? हमको भी जब एक राइट अपॉर्चुनिटी के लिए पेशेंस रखकर वेट करना चाहिए। तो इस प्रकार से शॉर्ट एंड स्वीट इंटरव्यू गैरी बेलफील्ड के साथ यहाँ पर एंड होती है। स्वैगर बताते हैं कि मेरे को इनके साथ इंटरव्यू लेने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि उनका नेचर थोड़ा सा शाई था, ओपननेस इनके अंदर थोड़ा कम था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछ नहीं पाया। एंड क्वेश्चन जो पूछता भी था तो मेरे को आंसर्स बहुत छोटे मिलते थे। बट इनकी पर्सनालिटी के बारे में वो बता रहे हैं जैक स्वैगर की बहुत ही शानदार पर्सनालिटी थी, बहुत ही हम्बल अच्छे नेचर के हैं। एंड इनका जो करियर की स्टार्टिंग हुआ है हम उनसे ही
सोच सकते हैं कि कितना सक्सेसफुल ये आदमी है। जब इन्होंने स्टार्ट किया तो एक लॉट से कम्युनिटी में ट्रेड किया करते थे। आज के टाइम पे टी बॉन्ड मार्केट के सबसे बड़े साइजेस में ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं। आज के टाइम पे भी बड़े सिटीज़ को छोड़कर अपने फैमिलीज़ के साथ अपने गाँव में रहने के लिए एक शानदार ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर था डाइवर्सिटी की। ये चीज़ ये उतना पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था कि हमको एक एरिया का पकड़ना है, उसमें एक्सपर्टीज़ करना है। सेम चीज़ इन्होंने किया, पहले कम्युनिटी मार्केट में एक्सपर्टीज़ हासिल किया, फिर टी बॉन्ड मार्केट में जाके एक्सपर्टीज़ हासिल किया। ज़िंदगी भर पूरे 25-30 साल सेम चीज़ में ये करते रहे ट्रेडिंग। और इनके अंदर कहीं ना कहीं वो जो फाउंडेशन बनाना है करके इनके पास जो एक लॉन्ग टर्म गोल था ना, उसने शायद इनको हेल्प किया है कि वो हर टाइम मोटिवेटेड रहे कि हाँ ट्रेडिंग में अगर होगा कुछ भी तो हम देख लेंगे, क्योंकि मेरे को एक उनके पास एक लॉन्ग टर्म विजन था। ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इनके बारे में। और अगर हम बोलें जिस प्रकार से, अगर मैं सामने से इनसे बात किया तो पता कितने ज़्यादा हम्बल आदमी हैं, कितने ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं, लेकिन इनका जो ट्रेडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक आदमी ट्रेडिंग में एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की भी हो सकती है। इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं प्रभावित हुआ और सबसे जो मज़ेदार किस्सा था वो था लास्ट क्वेश्चन, जो कि पोकर और ट्रेडिंग के बीच जो इन्होंने एक संबंध और सामंजस्य समझाया ना हमको कि किस प्रकार से हम पोकर में पेशेंस के साथ इंतजार करते हैं अच्छे कार्ड्स का आने का, ताकि हमारे हैंड्स बने। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी हमको पेशेंस के साथ इंतजार करना है एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने ट्राई किया है कि आपको आसान भाषा में ये इस इंटरव्यू को समझा पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें यार। और कोई दोस्त होंगे जो बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए यार। इतना मेहनत कर रहा हूँ, शेयर तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।